आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि हम अभी तक 18 क्लास कर चुके हैं, जो कि हमारी ज्योग्राफी की अभी तक की बहुत बेस्ट क्लासेस थी। सारे हमने कंटेंट इसमें जो हमने आपको बताए हैं, सारा जो हमने पॉइंट अपने यहाँ पे शेयर किया है, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए पॉइंट हैं और ये वनडे एग्ज़ाम के लिए तो एक प्रकार का रामबाण है, आप भी समझ के चलिए बच्चे। आज की जो हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो हैं भारत के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जब इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो नॉर्थ, मिडिल और साउथ भारत के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो हम पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर का मतलब मैंने बताया था बच्चे, मैंने पहले बताया था कि ज्योग्राफी के जितने भी की पॉइंट हैं, सारा मैंने अपने जो हमारा जो एक विनाल अकेडमी का इंस्टाग्राम में पेज है, उसमें जाके आप विजिट करिए। वहाँ पे आपको सारे ज्योग्राफी के जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी उनमें कीवर्ड हैं, उनको बाई मैप के द्वारा, बाई डायग्राम के द्वारा वहाँ पे दिखाया गया है। आप वहाँ पे देखने में आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। डेल्टा क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, स्टेट को कई प्रकार से दिखाया गया है। सारा कुछ आपको उस पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पेनिनसुलर के बारे में बताऊँगा कि पेनिनसुलर क्या होता है और हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, सारा हम इसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बच्चों आज पता है कि आज गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग जब क्लास इसको अपलोड करेंगे तो आज 26 जनवरी है, तो आज गणतंत्र दिवस है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बिनाल अकेडमी की तरफ से देना चाहूँगा। तो गणतंत्र दिवस का क्या मतलब होता है सारा आपको पता होगा। मैं जानता हूँ कि आपको सब चीज़ें पता होंगी, सारी चीज़ें इसके बारे में। जैसे कि ये सारा पॉइंट जो मैंने बताया, गणतंत्र दिवस क्या होता है, 26 जनवरी को ही क्यों हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहते हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। बताने में कोई पॉइंट नहीं है, सारी जनरल चीज़ें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती हैं। हमारी पॉलिटी, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ से सारे पॉइंट वहाँ से जुड़े हुए रहते हैं कि आज के दिन आगे क्यों, आज के दिन को 26 जनवरी कहते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं, संविधान कब पूर्ण तरह लागू हुआ था, तो सारी चीज़ें है पॉइंट में। लेकिन इसमें हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि क्लास हमारी बड़ी हो जाती है। तो बस आप इतना समझिएगा, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ थोड़ा फ़नी फैक्ट को जानेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं और आगे की क्लास को हम लोग जो है देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट। तो दोस्तों, ये पीपीटी आपको एक ये थंबनेल आपको दिख रहा है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी 19 क्लास है, ठीक है। ये आज हमारा पार्ट 1 होगा, क्योंकि हम लोग जो आज क्लास करना स्टार्ट कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो बड़ी क्लास होगी, क्योंकि हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जितने भी प्लेट्यू हैं, जितने भी उसमें भ्रंश घाटियाँ हैं, सारे रीजन, मतलब पेनिनसुलर इंडिया की सारी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मानसून क्या होता है, और इसके अगली वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नदी अफवाह तंत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारे एग्ज़ाम में जो पॉइंट आते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से भी आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि आपको बच्चों पता ही होगा कि आने वाले कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें जीएस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। जिनमें से एक बहुत वनडे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, अभी इसका सिलेबस चेंज हुआ है, एमटीएस, एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है। एग्ज़ाम अभी होगा, लेकिन अभी इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एमटीएस का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होगा। एमटीएस में मतलब जीएस का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 75, इसी से मेरिट बननी है, सारा आपको पता होगा, आप जानते होंगे। तो ज्योग्राफी का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो किसी भी चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सारे पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं हमसे छूटना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आप समझ सकते हैं कि आप मेरिट से बाहर होंगे, अंदर होंगे। पॉइंट 0 पॉइंट नंबर से भी फ़र्क पड़ जाता है, कभी कभी फाइनल मेरिट से हम लोग 0.0 नंबर से अंदर बाहर हो जाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल, तो एक क्वेश्चन तो कितना इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर बहुत होते हैं, तो आप समझ सकते हैं ना। तो बी सीरियस, आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए और मन लगाकर पढ़िए, और पूरी जो हम लोग क्लास करते हैं, पूरी आप क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक देखिए।
स्किप मत करिए। और जो हमारा हमेशा रहता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन थॉट पर जो डिस्कस करते हैं, हम इसीलिए एक मोटिवेशन थॉट की सीरीज़ लेके हर क्लास के स्टार्टिंग में मोटिवेशन स्पीच इसलिए देते हैं, इसलिए आपको बताते हैं ताकि आप जो एक जोश के साथ क्लास को पढ़ें और उसको समझें और उसके पर सीरियस हो जाएं। क्योंकि पढ़ाई पे जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, तब तक उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम उसको एक अपने एम के प्रति जब आप समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसी से सब कुछ होने वाला, जब ऐसा सोच के पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस पढ़ना है और छोड़ देना है, क्लास देखना इंपॉर्टेंट नहीं, क्लास को समझना, उसके पॉइंट को दिमाग में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी का, माननीय महात्मा गांधी जी का विचार है। उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया था। मैं इस विचार को आपको बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारी क्लास पहले भी वहाँ से ज्योग्राफी में जब हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बड़ी होने वाली वैसे भी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सेटिस्फैक्शन लाइज इन द इफ़र्ट। मतलब जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है, कभी कभी कहते हैं कि हमें जो भी बनना होता है, हम अपने सेटिस्फैक्शन डिपेंड करते हैं। अगर आपको एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी बनना है, सबके दिमाग में रहता है आईएएस अधिकारी बनना है। आप कोई छोटी जॉब, मान लीजिए आप आरओ हो गए और आप इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आप तो बनना चाहते थे आईएएस, लेकिन क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है, आसान नहीं है, आसान भी है आसान भी नहीं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन आप एक आरओ बन गए, ठीक है, तो वहाँ पे आप बनने को आ रहे हो और कोई भी पद पे आप हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं, देन यू कैन नॉट से आई एम अ सक्सेसफुल। सक्सेस तो कभी आदमी कह नहीं सकता, उसकी जर्नी लगातार चलती रहती है। सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो ये आपको पता ही है, मैंने बताया था अभी क्लास में हमने डिस्कस किया था इस मोटिवेशन थॉट पे। तो सेटिस्फैक्शन लाइज इन इफर्ट। जो हम इफर्ट देते हैं, जितना अच्छा प्रयास करते हैं, जितना अच्छा हम मेहनत करते हैं, जितना अच्छा हम अपना बेस्ट देते हैं, फिर हमको जब मिलता है तो उसमें हम खुश होते हैं, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब हम एक यूपीएससी का एक बहुत बड़ा एग्जाम हम लोग क्रैक करते हैं और आईएएस अधिकारी बनते हैं, तो हमको पता होता है कि हमने कितना बेस्ट एफर्ट दिया, कितनी मेहनत की है, कितना हमने अच्छे से पढ़ाई की है, वो खुशी अलग होती है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए वनडे एग्जाम देते पढ़ते तो सारा चीज़ें हैं, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वनडे एग्जाम नहीं देना, आपको आईएएस ही बनना है, ऐसा नहीं कुछ। मतलब एक बात है कि कोई भी देते हैं, मन से पढ़ते हैं, जब सेटिस्फैक्शन तब होता है जब अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। आप घूस दे के या कैसे करके आप कोई भी जॉब पा जाते हैं, तो आप उस समय खुश नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने ना पढ़ाई की ना कुछ किया, बस आपने किसी बड़े अधिकारी को, किसी बड़े नेता को पैसा दे दिया और किसी पद पर आप पहुंच गए, तो आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है ना। तो सेटिस्फैक्शन लाइज इन द एफर्ट, नॉट इन द अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब होता है जो आपकी उपलब्धि है, प्राप्ति है, अचीवमेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या प्राप्त कर लिया है, क्या आप बन गए हैं। अगर आप रातों रात अमीर बन जाते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, रातों रात अंबानी के बगल में बैठ जाते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। आप जब इफ़र्ट करके, जब प्रयास करके, हार्ड वर्क करके वहाँ पहुँचेंगे बनेंगे जो बनना है, तब आपको सेटिस्फाई, तब आप अपने अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं, आप किसी से भी पूछिए जो ऐसे बन गया है, तो आप वो सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं होगा। वो बस एक काम कर रहा है और जो अब काम करने के बाद जो उसको पैसा मिल रहा है वही बस है, बाकी अंदर से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो क्या रहता है, फुल इफ़र्ट, इसीलिए कहा जाता है कि फुल इफ़र्ट इज़ फुल विक्ट्री। जब आप अपना फुल इफ़र्ट दे के आप कहीं पहुँचते हैं तो आपकी फुल विक्ट्री होती है, आपकी पूर्णतया जीत होती है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन लाइज इन इफ़र्ट, नॉट इन अटेनमेंट, फुल इफ़र्ट इज़ फुल विक्ट्री। इसीलिए कहा जाता है फुल इफ़र्ट इज़ अ फुल विक्ट्री। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो ये थॉट है महात्मा गांधी जी का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे विचार थे महात्मा गांधी जी के, जो कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे से समझने में काफ़ी कुछ इसमें छिपा हुआ रहता है। तो मैं दोस्तों इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आगे आगे हमको क्लास भी करनी है, और मोटिवेशन थॉट तो देने में तो बहुत देने को बहुत हो सकता है, लेकिन हम एक अलग एक सेशन लेके आएंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चों को मोटिवेशन थॉट की ज़रूरत है, मोटिवेशन चाहिए, तो हम एक अलग इसका सेशन है, एक अलग इसकी वीडियो लेके आएंगे जिसमें मोटिवेशन थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पहले जो आज की क्लास को हम मोटो लेके चले हैं कि हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 26 जनवरी मैंने आपको बताया, तो आज बहुत अच्छा दिन है, गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी का दिवस भी है। जैसे कि माँ सरस्वती जी की आराधना हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं, उसी पे हम पढ़ाई करते हैं, तो वह भी आज महत्वपूर्ण दिन है। तो आज दो महत्वपूर्ण दिन है और आज हम लोग क्लास बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आज आपको मिलेगी
तो मन से आज इस क्लास को देखिएगा और पढ़िएगा, और आज माँ सरस्वती से यही कीजिएगा कि जो भी हम आज करना चाहते हैं वो हम जल्दी से जल्दी उसको करके आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि आज हम लोग एक फ़नी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विसेज की मीम्स बहुत वायरल हुई थी बीच में, तो हमने भी उसको देखा तो हमको लगा कि बच्चों को बताना चाहिए। तो बच्चे, मैं इसलिए इसको बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, तो पीडीएफ देना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहते हैं पीडीएफ सबका है। पीडीएफ तो सभी कहते हैं कि मैं पीडीएफ दूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे मेरी ज्योग्राफी की सारी क्लासें, इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होगा, मैं सारी एक पीडीएफ आपको दे दूँगा। तो पीडीएफ सबका है, पीडीएफ पढ़े ना कोई, मतलब पीडीएफ कोई नहीं पढ़ता है। पीडीएफ मिल जाती है लेकिन वो रखी रहती है, कोई कभी कदार पढ़ लिया तो पढ़ लिया। जितना आप नोट्स को पढ़ते हैं, अगर नोट्स आपने हैंड से बनाया, अपने हाथों से बनाया, हैंड राइटिंग है, तो आप उसको पढ़ेंगे क्योंकि आपने उसको हाथ से बनाई। ये मैं भी करता हूँ ऐसे ही, कि पीडीएफ तो मिल जाती है लेकिन पीडीएफ से बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, या तो फिर आप उसको प्रिंट आउट करिए। सॉफ्ट से कॉपी से कोई कम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी भी ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है तो आप उसको हार्ड कॉपी बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तब। जो कॉपी से नोट्स बनावे सफलता उसी की हुए। मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पहले तो पीडीएफ वाला कुछ ऐसा था नहीं। जितने भी लोग अभी 2015 से बाद से मोबाइल एंड्रॉयड का बहुत ट्रेंड आया, इसके बाद लोगों ने पीडीएफ के बारे में जाना, होते क्या है, सॉफ्ट कॉपियाँ क्या होती हैं। इसके पहले तो कीपैड फ़ोन था तो उसमें पीडीएफ का कोई मतलब ही नहीं था। जो भी नोट्स बनाए जाते थे वो किस में बनाए जाते थे, अपने एक पॉइंट नोट्स में बनाए जाते थे, मतलब हैंड राइटिंग के नोट्स बनाए जाते थे, और बच्चे उसको पढ़ते थे और अच्छे से पढ़ते थे। अब तो लोग बच्चे जो है टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हीं से पढ़ लेंगे, बस देख लेंगे जल्दी जल्दी, 2 की स्पीड में देख लेंगे, 2x की स्पीड में देख लेंगे, जल्दी से क्लास ख़त्म हो जाएगी और हो गया हमारा काम। तो ऐसा नहीं है। तो पीडीएफ सब का है, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो कॉपी से नोट्स बनावे सफलता उसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये माना हुआ फैक्ट है। इसको आप गहराई से सोचिएगा, ये है बात, सत्य है। तो आप इसको मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ दूंगा, लेकिन आप हैंड राइटिंग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं सारे जितने पॉइंट बताता हूँ शायद वो पीडीएफ में ना हो, क्योंकि मैं 1-3 सारी चीज़ों को सबमर्ज करके बताता हूँ आपको। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है, तो सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगी। तो कुछ होती है कि हम लोग जो बताते हैं वो आपको जो है दिमाग में रखना है, उसको हैंड राइट मतलब तुरंत नोट करना है, जहाँ पे आपको समझ में आए कि आपको नोट करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हमारी क्लास जो है बड़ी हो जाएगी बहुत, फिर हमें जो है दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो मैंने पहले बताया कि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने से पहले प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, जब प्रायद्वीपीय भारत, तो अब मैं 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। प्रायद्वीप क्या होता है, पहली बात तो प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुलर बोलते हैं। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे कि अपने, अगर मैं इंडिया में प्रायद्वीपीय भारत की बात करता हूँ, नीचे का एरिया प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर से अरेबियन सी, इधर से बे ऑफ बंगाल है, इधर से इंडियन ओशियन है, तो 3 ओर से जल से घिरा ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। 4 ओर से घिर जाएगा तो आइलैंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। एक ओर से भाई स्थलखंड से लगा रहता है, ये ऐसे करके आप जब पढ़ेंगे, ऐसे करके ये मैप आप देखेंगे ऐसे करके, तो ये 3 ओर से स्थलखंड से घिरा होता है। ऊपर से तो स्थलखंड से घिरा, मतलब 3 ओर से जल से घिरा होता है, और एक ओर से स्थलखंड से घिरा होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आखिर प्रायद्वीप भारत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 मिनट। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर रहा था, क्योंकि पेज चेंज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसमें जो है समझ में आ जाता है सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छे से चीज़ें दिखता था, पेज जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो मैं वही बता रहा था बच्चों आपको कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैं प्रायद्वीप भारत के बारे में डिस्कस करूँगा। प्रायद्वीपीय भारत को कहते क्या हैं, जब आपको मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग की क्लास में, मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है, पृथ्वी हमारी पहले एक आग का गोला थी, ऐसे करके समथिंग थी। इसको 2 भाग, बीच में 33 सागर, वो ऊपर के भाग को अंगारा लैंड कहा गया।
अंगारा लैंड। नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहा गया बच्चे। तो अंगारा लैंड कहा गया, फिर गोंडवाना लैंड कहा गया। बीच में टेरिस सागर था। ठीक है, खिंचाव तनाव मूलक बल लगा, दो पार्ट अलग अलग हो गए। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट आए, गोंडवाना लैंड में क्या क्या, कौन कौन से प्रायद्वीप आते हैं, कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, कॉन्टिनेंट आते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, कभी कभी सीधा सीधा पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया आता है। दूसरा क्या आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है। इसके बाद बच्चे आता है इसमें अफ्रीका आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रायद्वीप भारत आता है। मतलब कभी कभी पूछता है भारत किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीप भारत मतलब ये भारत भी कह दे या प्रायद्वीप भारत बोल दे, तो प्रायद्वीपी भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बात याद रखिएगा बच्चे। और इसके बाद अंटार्कटिका आता है। तो सारे पॉइंट मैंने आपको बताया। अंगारा लैंड में क्या आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है, ग्रीनलैंड आता है, और उत्तर अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो गोंडवाना लैंड का एक भूखंड है जो आपको लगभग त्रिभुज के आकार में देखने को मिलेगा। जब प्रायद्वीप भारत के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको लगेगा कि ये त्रिभुज के आकार का आपको देखने को ऐसे करके लगभग आपको मिला होगा। देख रहे होंगे आप ऐसे करके, जब आप ऐसे मैप बनाएंगे ऐसे करके ये, तो ऐसे करके आपको त्रिभुज के आकार का लगभग मिलेगा। इसका जो शीर्ष है, शीर्ष कहलाता है। शीर्ष में आपको क्या मिलेगा, कन्याकुमारी मिलेगा। जब से पॉइंट में आपको कन्याकुमारी मिलेगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु का मिलेगा। बच्चे समझना बात को। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा इसके दो आधार होंगे, पश्चिम और पूर्व। इसमें पश्चिम की तरफ आपको अरावली, दिल्ली, अंबाला, कटक के पठार मिलेंगे। यहाँ इस साइड में आपको मिलेंगे दिल्ली, अंबाला। और इधर साइड में आपको क्या मिलेगा, मेघालय पठार मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बच्चे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, अंबाला, कटक। ठीक है, दिल्ली, अंबाला, कटक। तो यहाँ पे मिलेगा आपको अरावली, दिल्ली, अंबाला, कटक आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें। तो अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूँ, सबसे पुराना क्षेत्र पार्ट कहलाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक वर्तमान समय में जो जितनी भी चट्टानें आपको मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, सभी की चट्टानों में जो प्रायद्वीपी भारत की संरचना है वो काफ़ी जटिल है। काफ़ी क्या है, इसकी संरचना काफ़ी जटिल है। यह देश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। आपको देखने को जब एरिया आप देखेंगे, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्रायद्वीपी भारत का ही है। इसकी जो औसतन जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको जानना भी ज़रूरत है कि जो इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल की बात करूँगा 16 लाख वर्ग किलोमीटर है प्रायद्वीपी भारत की, लाभ नहीं लाख, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, अगर मैं ऊंचाई के बारे में जानना करूँगा तो 900 मीटर औसतन मानी गई है, 900 मीटर। बच्चे औसतन बात हो रही है, ये सारी चीज़ें कैसी बात हो रही है, औसतन। ठीक है, ये सारी औसतन बात हो रही है। ऊंचाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं हटा दूंगा इसलिए कि आपको जो है पता चल जाए ऊंचाई। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपको पता होगा। जैसे मैं त्रिभुज बनाया, आपको नीचे का पार्ट बताया, आपको पता चल गया कि इसमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सारी चीज़ें आती हैं। राजस्थान में कुछ पार्ट आता है, गोवा आता है। तो ये चीज़ आपको पता है। तो ये सब चीज़ें आपको मोटा मोटा पता है कि कभी ये पूछता है कि प्रायद्वीपी भारत में आखिर कौन कौन से पार्ट आते हैं, प्रायद्वीपी भारत में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सारी चीज़ें पूछता है। तो आप जो है बता सकते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं, सारा बता देंगे। ये जो हमारा प्रायद्वीपी भारत है ये बहुत प्राचीन दौर से गुजरा है। मैंने बताया सबसे पुरानी चट्टानें यहीं पे पाई जाती हैं, सबसे प्राचीन दौर से गुजरा है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, प्रायद्वीपी भारत है। प्रायद्वीपी भारत में सबसे प्राचीनतम भूखंड, सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना। इसमें लगभग 3 प्रकार के उच्चावच, मतलब जो स्थलाकृतियाँ हैं प्रायद्वीपी भारत में,
प्रायद्वीपीय भारत में आपको 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी? पहला आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार, जिसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि भ्रंश द्रोणी। भ्रंश द्रोणी ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। भ्रंश द्रोणी होता क्या है। इसके बारे में आपको प्रायद्वीपीय पहाड़ी, प्रायद्वीपीय, एक मिनट, प्रायद्वीपीय पहाड़ी। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो मैंने आपको जो प्रायद्वीपीय भारत की हिस्ट्री थी, जो सारा इसका ज्योग्राफी फैक्ट था, सारा मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पेज का कलर चेंज करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है इसको। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ, मुझे लगता है अब सही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समझ में भी आएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आखिर जान क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से आते हैं और तो बच्चे हमने पेज इसमें ऐड कर लिया है, और हम लोग आज की क्लास को जो है मतलब ये वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, क्योंकि बच्चे जब इसमें पेज ऐड होंगे तभी हमको पढ़ाने में जो है ज़्यादा आनंद आएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन से पठार के बारे में जानेंगे। तो प्रायद्वीपीय जब पठार के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। फिर इसके बाद हम लोग छोटा नागपुर का पठार जानेंगे। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है बच्चे, फिर हम लोग इसमें जानेंगे दंडकारण्य, कर्नाटक का पठार। दंडकारण्य। इसके बाद कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। ऐसे करके हम सारे, फिर महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार। आंध्र के पठार में 2 पठार की बात करेंगे, रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। तो यहाँ पे हम लोग जब आंध्र के पठार के बारे में बात करेंगे, आंध्र का पठार, जब हम आंध्र के पठार के बारे में जानेंगे, तो इसमें हम लोग बात करेंगे रायलसीमा के पठार के बारे में जानेंगे। रायलसीमा, रायलसीमा और तेलंगाना का पठार, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तेलंगाना का पठार। तो ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को हम लोग पहले जो हम लोग इसके बारे में जो देखे हैं, एक मैप के माध्यम से हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं, और एक मैप के द्वारा हम लोग इसको जो है देखते हैं कि आखिर ये कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने मैप के बारे में पहले मैं आपको मैप से बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं मैप की यहाँ पे पिक्चर भी आपको स्वैप कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं पहले मैप बनाऊँगा ताकि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चे, बस आपको समझना है मैप होता है, मैप कैसे बनता है, क्या है। बाकी इसमें आपको ये नहीं देखना कि आप मैप बना कैसे रहे हैं सर, ये है सारी चीज़ें। मैप बनाने का बहुत अच्छा मैप बन सकता है, उसमें ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है मैप कैसे क्या है। बस हमको ये है कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं, हमारी सारी चीज़ें इसमें जो है दिख जाएँ, हमको पता चल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखो गुजरात का पठार देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मालवा का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे आपको बुंदेलखंड का देखने को मिल जाएगा। बुंदेलखंड का पठार हो गया, बुंदेलखंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का पठार देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र का पठार हो गया, MS मैंने लिख दिया शॉर्ट में, महाराष्ट्र का पठार हो गया। फिर नीचे कर्नाटक का पठार आपको मिलेगा, यहीं पे कर्नाटक का पठार मिलेगा। कर्नाटक का पठार हो गया। ठीक है, ये मैप के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कर्नाटक का पठार, बुंदेलखंड का पठार हो गया। फिर छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के बाद हम लोग दंडकारण्य का पठार पढ़ेंगे। यहाँ पे दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य। दंडकारण्य के बाद यहीं पे आंध्र का पठार रहेगा, आंध्र का पठार।
मैप के द्वारा इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चे, ताकि आपके दिमाग पे एक पिक्चर बन जाए कि अगर मैं दंडकारण्य पठार की बात कर रहा हूँ तो ये आखिर हो कहाँ पे हो सकता है। तो आपको दिमाग से तुरंत आ जाएगा कि ये लगभग उड़ीसा के क्षेत्र में लगभग देखने को मिल रहा है। ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, छत्तीसगढ़ झारखंड के क्षेत्र में। एक पिक्चर आपके दिमाग में, बुंदेलखंड कहाँ मिल सकता है, यूपी हो गया तो एमपी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बुंदेलखंड यूपी एमपी के बीच में पड़ेगा। मालवा का पठार कहाँ मिल सकता है आपको, मध्य प्रदेश में पड़ेगा कि राजस्थान में पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको दिखने। अगर मैं यहाँ बना दूंगा तो आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। एमएच महाराष्ट्र कर्नाटका का पठार, आंध्र का पठार, ये चीज़ें पिक्चर से जो है मैप के द्वारा आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आप कतई मत देखिएगा कि आप मैप ऐसा बनाए हैं तो आपको मैप में नंबर कटेंगे, या मैप समझने वाली चीज़ होती है, ना कि आप आर्ट का पेपर देने बैठे हुए कि आर्ट के नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको समझाना है कि मैप देखने में लग रहा है इंडिया का मैप, बस सही हो गया। बस देखने में लगना चाहिए कि हाँ इंडिया का मैप है। अब ये नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप बना के चलेंगे, भाई इंडिया का मैप बना, मैप तो मैप बनाया ना, तो लगे कि इंडिया का मैप है। कोई भी देख के बोलेगा कि हाँ लगभग लगभग इंडिया का मैप हमें दिख रहा है, भले इसका नॉर्थ साउथ जैसा भी हो, लेकिन हमको इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ बताई है। और आगे हम लोग अब इसके पॉइंट, यहीं पे बच्चे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेघालय का पठार भी आपको मिलेगा, यहीं पे मेघालय का पठार। ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, आप ये समझिए नहीं, मेघालय का पठार। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीप पठार के बारे में जानेंगे। तो मेघालय के पठार के बारे में हम लोग जानेंगे शॉर्ट में, बहुत जल्दी जल्दी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मेघालय का पठार आखिर होता क्या है, मेघालय के पठार मतलब उत्पत्ति कैसी, अवस्थिति क्या है, निर्माण क्या है, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बस। तो हम पहला पॉइंट उठाते हैं मेघालय का पठार। हम लोग नॉर्थ से शुरू करेंगे, सॉरी ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे और ये इधर साउथ तक पूरा आएंगे। तो मेघालय का पठार, तो ये मेघालय का पठार पहुँचता है किस में आता है, तो प्रायद्वीपी पठार में आता है। ठीक है ना। तो मेघालय के पठार में आपको राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में मिलेंगी। ठीक है। और मेघालय के पठार में जब हम बात करते हैं तो हम लोग गारो खासी जयंतिया के बारे में डिस्कस करते हैं, मिकिर रेगमा, ये भी सारी हमको मिलती हैं पहाड़ियाँ। लेकिन गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियों के बारे में मैंने डिस्कस किया था जब मैं 1 बाई 1 स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहा था, कौन कौन से पॉलिटिकल मैप में जब बता रहा था मैं आपको। ठीक है। मेघालय के पठार, और मेघालय असम के साथ बांग्लादेश की उत्तरी भागों में फैला हुआ, मतलब अगर इसकी अवस्थिति की बात करूँगा मेघालय, तो मैं मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि मैप में कहाँ फैला हुआ है। ऐसे करके आप जब मैप बनाएंगे, ऐसे करके ये आप बनाया, तो यहाँ पे भाई ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिज़ोरम हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया, तो यहाँ पे क्या है, मेघालय है। ठीक है। तो वही बात बताई जाएगी कि भारत की मेघालय और असम, इसके ऊपर असम रहेगा, यहाँ पे असम रहेगा, असम, ये मेघालय हो गया, मैं हाँ ये असम हो गया, 1 मिनट, ये असम हो गया और ये मेघालय हो गया। ठीक है बच्चे, ये असम मेघालय हो गया। अब मैं बात कर रहा था कि असम मेघालय हो गया, तो ये असम राज्य के साथ साथ बांग्लादेश के उत्तरी भागों में फैला हुआ है। बांग्लादेश का उत्तरी भाग, जो ये स्टार्टिंग का ये पॉइंट है, उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भागों में फैला हुआ है। इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र का मैदान, जबकि दक्षिण में क्या है, बांग्लादेश का यमुना का मैदान है, जमुना का मैदान है। तो इसके अगर उत्तर की बात करूँगा तो उत्तर में ब्रह्मपुत्र का मैदान रहेगा, दक्षिण में क्या रहेगा, जमुना। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो जमुना कहलाती है। ठीक है ना, क्योंकि पद्मा वो उसका नाम हो जाता है, गंगा का नाम हो जाता है, सारी जी मैं बताऊँगा आगे भी। ठीक है। इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करूँगा तो मूल रूप से क्या है, प्रायद्वीपी भारत का ही भूखंड है अगर देखा जाए तो। लेकिन इसकी उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के समय राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में है, और मेघालय के पठार के मध्य की भूमि के जो अवतलन क्या होता है, मतलब समझे ना, कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था बच्चे, हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, तो उसी समय राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में है, यहाँ पे आपको राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, राजमहल की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी देखने को। ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ जब आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जो कि झारखंड में है, कहाँ पे, झारखंड में है, ये भी पूछता है कभी प्रश्न, झारखंड में है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ की उत्पत्ति हो रही थी, और इधर से जो है हिमालय, इधर से जो है हो रहा था, ये हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी। ठीक है ना, ये मतलब यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसी के बीच में जो है अवतलन की प्रक्रिया हुई, मतलब अवतलन होता है नीचे धंस जाना, भूमि का नीचे धंस जाना अवतलन कहलाता है। ठीक है। और मालदा फॉल्ट, मालदा भ्रंश की उत्पत्ति के कारण एक भ्रंश की उत्पत्ति हुई है, और उसी से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो प्रायद्वीपी मुख्य खंड से अलग हो गया था, तो मतलब ये है तो प्रायद्वीपी भूखंड का मूल रूप से, लेकिन जब, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्रायद्वीपी भारत जो है, प्रायद्वीपी पठार जो है,
प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है पेनिनसुलर इंडिया, ये बहुत पुरानी चट्टान है, बहुत पुरानी चट्टान है, हिमालय की उत्पत्ति के पहले की है, तो बहुत पुरानी घटना है। लेकिन जब हिमालय की घटना घटी और इसी तरह और इधर झारखंड जो राजमहल की पहाड़ियों की उत्पत्ति हुई, तो इन दोनों की जब उत्पत्ति हो रही थी कि एक अवतलन की प्रक्रिया हुई। कौन सी प्रक्रिया हो रही थी बच्चे, एक बार मैं बात करूंगा। अवतलन, अवतलन, अवतलन का मतलब होता है भूमि का नीचे धंस जाना। मतलब जब कोई ऐसी प्रक्रिया, अवतलन एक प्रक्रिया है, उसके बारे में डीप में हम लोग जानेंगे किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अवतलन की प्रक्रिया हुई, भूमि नीचे धंस गई, धंसने से क्या हुआ, इसका जो संपर्क था, कांटेक्ट था प्रायद्वीपीय भारत से, वो कट गया है, लेकिन अब कट गया इसका भारत। तो माना जाएगा मेघालय किसका, अगर मूलतः पूछा जाए मेघालय मूलतः किसका अंग है, तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भूखंड का अंग है। ये भी याद रखिए, कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो मेघालय में ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय भूखंड का भाग है, जैसे मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भूखंड के जितने भाग हैं, इनकी उत्पत्ति अधिकतर क्या होती है, ग्रेनाइट नीच चट्टानों से हुई है। तो इसमें ग्रेनाइट नीच चट्टानों के जो हमको जो चट्टानें मिलती हैं ग्रेनाइट और नीस की मेघालय के पठार में, इससे साबित हो जाता है कि ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भूखंड का है। काफ़ी सारी जो फैक्ट हैं वो है, उनमें भी है, लेकिन इसको वहाँ से भी देखा जाता है कि ग्रेनाइट नीस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, इससे इसका संबंध प्रायद्वीपीय भारत से है। हिमालय के उत्थान के समय संरचनात्मक परिवर्तन भी हुए थे उस समय, जो कि किसका यहाँ पे निक्षेप भी मिलता है, टर्सरी काल का तृतीयक युग का निक्षेप भी प्राप्त होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है लगभग जो प्रायद्वीपीय भारत के बाद और हिमालय के मतलब प्रायद्वीपीय जो चट्टानें थे उसके पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद इसको अलग किया गया था। तो ये भी पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलता है। सारे पॉइंट मैं इसलिए नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि आप कहेंगे कि हम तो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे थे, लेकिन आप तो इसमें जो है यूपीएससी वाली बातें बता रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए सारे पॉइंट इसलिए बताता हूँ ताकि मुझे आपको भी समझ में आए कि सारे आखिर पॉइंट होते क्या हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है, कथन निष्कर्ष में पूछ लेता है, तो वहाँ पर बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पर जो कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इसी पठार में, ठीक है ना, और इसका जो ढाल है, ढाल बहुत पूछा जाता है, इसका ढाल उत्तर और दक्षिण की ओर है, मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर इसका ढाल है, ये भी याद रखिएगा। इसमें पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ उसमें गारो खासी जयंतियाँ हैं, मिगिर रेगमा की पहाड़ियाँ मिलती हैं। शिलोंग इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। जो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, इसी में है, यहीं पे है, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो गारो खासी जयंतियाँ, मिकिर, ये सारी जो पहाड़ियाँ आपको देखने को कहाँ मिलेंगी, मेघालय के पठार में। शिलोंग इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अब मैं आपको इसके फॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ। इसकी मृदा, यहाँ पे मिट्टी कैसी होती है, यहाँ का अफवाह तंत्र कैसा है। तो यहाँ का जो अफवाह तंत्र है, मतलब नदियाँ किस प्रकार में हैं, आर्य, मतलब चारों दिशाओं में नदियाँ बहती हैं। आर्य का मतलब होता है जैसे एक यहाँ पे ये हमारा मेघालय ऐसे 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 ऐसे, तो चारों दिशाओं में नदियाँ बहती थी, आर्य तंत्र बोलते हैं, आर्य अफवाह तंत्र, आर्य अफवाह तंत्र, ठीक है। तो आर्य अफवाह तंत्र है, कैसे है कि चारों ओर से नदियाँ चारों दिशाओं में बहती हैं यहाँ से, तो इसका प्रतिरूप आर्य की तरह दिखता है, तो लगता है कि आर्य प्रतिरूप है, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है और इसकी सारी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ब्रह्मपुत्र है और इसकी जो नदियाँ बहती हैं वो सहायक नदियाँ हैं, अन्य नदियाँ भी हैं। तो इसकी जो मिट्टी की बात करूँगा, यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। और यहाँ की जो जलवायु है उष्ण और आर्द्र जलवायु है, भारी वर्षा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीन राम चेरापूंजी, जो कि पहले चेरापूंजी था, मानसीन राम हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है अधिकतर वर्षा होती है, तो यहाँ पे जलवायु कैसी रहती है, उष्ण और आर्द्र जलवायु रहती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिमाग पे रखना है। यहाँ पे मुख्यतः चाय की खेती होती है, ठीक है ना। यहाँ की जो फसल है लिटरेट मृदा बागानी फसलों के लिए, जो यहाँ पे लिटरेट मृदा पाई जाती है वो बागानी फसलों के लिए होती है, और यहाँ पे चाय की फसल ज़्यादा होती है, चाय की फसल की उत्पादकता ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना है। वर्षा की बात करूँगा, संपूर्ण पठारी प्रदेश में औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस पूरे पठारी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, मानसिन राम और चेरापूंजी जो यहाँ पे ही अवस्थित है, संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं खनिज की बात करूँगा तो खनिज में जैसे कि मैंने बताया कि टर्सरी काल की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं, तो ग्रेनाइट नीस की चट्टानें मिलती हैं। तो यहाँ पे कोयला भी मिलता है, लिग्नाइट कोयला, कोयला का लिग्नाइट प्रकार यहाँ पे मिलता है। सीसा जस्ता जैसी खनिज मिलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि सीसा कहाँ मिलता है, मेघालय के पठार में सीसा जस्ता। कोयला में लिग्नाइट कोयला मिलता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। तो कोयला का प्रकार लिग्नाइट होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लिग्नाइट कोयला कौन सा प्रकार होता है, सबसे शुद्धतम सबसे अशुद्ध कोयला का कौन कौन सा रूप होता है, तो ये आपको हमको बताएंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ के जाना जरूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे यूरेनियम जैसे खनिज प्राप्त होने के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी होने की वजह से हम यूरेनियम को वहाँ से निकाल नहीं सकते। यूरेनियम के प्रमाण मिलते हैं लेकिन हम यूरेनियम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो तकनीक नहीं अभी तक विकसित हुई है। लेकिन गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि हम ऐसी तकनीक लाएं जिससे हम यूरेनियम दूसरे देशों से इम्पोर्ट ना करें, खुद अपने देश में ही उसको निकालें, क्योंकि हमारे देश में ही यूरेनियम के भंडार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कल्चर की बात करता हूँ, तो यहाँ की कल्चर जनजाति संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गारो, खासी, जयंती 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं के नाम से पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। और यहाँ पे जनजाति संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ जनजातीय क्षेत्र है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का सारा रीजन जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ठीक बच्चे, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करता हूँ छोटा नागपुर के पठार के बारे में जानता हूँ। हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में। तो मैं पहले मैप के द्वारा आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर जो बनी रहती है, वो पिक्चर आपके दिमाग में एक प्रकार की बन जाए कि आखिर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा नागपुर का पठार है ये, ठीक है, और यहाँ पे सोन नदी, जो कि यहाँ पे गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है बच्चे, ये गंगा नदी है, गंगा नदी। और ये इधर गई, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो यहाँ बांग्लादेश में चली जाएगी। यहाँ पे सोन नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी हो गई। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे महानदी हुगली की सहायक नदी है। तो यहीं से क्या कहते हैं, हुगली नदी निकल जाती है वेस्ट बंगाल में, WB वेस्ट बंगाल में। तो हुगली नदी निकली, हुगली नदी, एक मिनट, हुगली, हुगली नदी, ठीक है ना। तो मैं हुगली नदी की बात कर रहा था, हुगली नदी। तो ये क्या हो गई, ये हुगली नदी हो गई। ये हुगली नदी जो यहाँ पे जा रही है, हुगली नदी हो गई। ये हुगली नदी हो गई। ठीक है बच्चे, ये हुगली नदी है। और ये हुगली नदी किसकी सहायक नदी हो गई, महानदी। ठीक है, तो इधर से महानदी जाती है जो कि उड़ीसा की है, महानदी हुगली की सहायक नदी हो गई, महानदी हुगली की सहायक नदी हो गई। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रहेगी, तो आपको पिक्चर एक बन जाएगी कि ये चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ, सोन नदी, गंगा नदी, इधर से हुगली नदी और इधर से महानदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है बच्चे, छोटा नागपुर के पठार के बारे में मैं आपको जो बता रहा था, ये इसका जो है एक पिक्चर आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। इसके चारों तरफ पूछ लेगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में कौन सी नदी है, दक्षिण में कौन सी नदी है, पश्चिम में कौन सी नदी है, सारा आपको पता होना चाहिए। तो इसकी अवस्थिति के बारे में मैंने बताया, उत्तर में गंगा नदी है, पूर्व में हुगली नदी है, पूर्व हुगली नदी हो गई। ठीक है, दक्षिण में महानदी, पश्चिम में सोन नदी। तो आप अगर मैप बना लिए हैं तो आपके दिमाग से उतरेगा नहीं है। आप इस मैप को देखिएगा, कभी भी मैं सोते हुए आपसे पूछूंगा, आपसे कोई उठते हुए पूछेगा कि कहाँ पर है सोन नदी, मतलब इसके उत्तर में कौन सी नदी है छोटा नागपुर के पठार में, आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करके बता देंगे कि ऐसा ऐसा है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। जब विस्तार की बात करूंगा झारखंड का नाम आएगा, झारखंड का नाम आएगा। ठीक बच्चे, झारखंड का नाम आएगा, पहला झारखंड का नाम आएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार का नाम आएगा, और ये फिर हमारे उड़ीसा।
यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है बच्चे। हाँ, तो ये चीज़ें आपको जो है दिमाग में रखनी है, यहाँ पे इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, तो इसकी भी संरचना में किस प्रकार की चट्टान है, जैसे मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करूँगा तो यहाँ पे ग्रेनाइट नीच चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ और गोंडवाना कालीन चट्टान जो कि निक्षेप मिलते हैं, मैं बता दिया आपको बात सारी। तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे पूछता है कि पारसनाथ की जो पारसनाथ का जो पठार है, इस पर आपको जो है किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पारसनाथ की जब बात करूँगा, तो छोटा नागपुर के पठार की बात करूँगा, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार पठार तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक मिनट, आपको यहाँ पे पारसनाथ की चोटी मिलेगी। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है मतलब, ठीक है, चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको, चोटी। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है, ये भी आपको जो है समझना है कि ये भी होता है, ये पॉइंट भी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट बताऊंगा आपको कि छोटा नागपुर के पठार के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको एक बात यहाँ पे पॉइंट एक बार और बताऊंगा कि जैसे हमने बताया छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दामोदर नदी जाती है। यहाँ पे मान लीजिए दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी जो होती है यहाँ पे है, इस पठार को दो भागों में डिवाइड कर देती है, दो भागों में विभाजित कर देती है, मतलब इस पठार को। ऊपरी वाले पठार को क्या कहेंगे, हजारीबाग का पठार, सॉरी, ऊपरी वाले जो पठार रहेगा उसको रांची का पठार कहते हैं। जो ऊपरी वाला पार्ट है ये रांची का पठार मान लीजिए हो गया, रांची का पठार, समझाने में ऐसे ही बताऊंगा आपको। और नीचे वाला पार्ट हो गया, किसका हो गया, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में जो है रखिएगा अपने कि ये है चीज़ें, ठीक है, दामोदर नदी के द्वारा। तो हजारीबाग का पठार दो भागों में इसमें विभाजित कर दिया गया, हजारीबाग पठार एवं कोडरमा के पठार के नाम से। दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग इसका है, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग, ठीक है। एक मिनट में सही से लिखूँ इसको पहले ना, फिर आपको पता चल जाएगा। उत्तरी दक्षिणी, तो हजारीबाग और कोडरमा का पठार, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा कि रांची का पठार ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग रांची का पठार है, नीचे वाला भाग हजारीबाग कोडरमा का पठार है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम में ऐसे जान लीजिएगा कि पहले रांची का पठार बना ऐसे करके, फिर ये इसने हजारीबाग का पठार बना, फिर यहाँ पे कोडरमा का पठार बना, ऐसे करके आप एक पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये रांची का पठार हो गया, ये कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग, और यहाँ पे ये कोडरमा हो गया, कोडरमा का पठार, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये गंगा नदी रहती है, क्या है, गंगा नदी, ये भी याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए और आप समझ जाएं कि इसमें आखिर पॉइंट क्या क्या है, कि एक छोटा नागपुर का पठार किस किस भाग में टूटा, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, तीन भागों में टूट गया, ठीक है ना। इसमें बात है, पॉइंट मुझे आता है कि रांची का पठार जो कौन सी स्थलाकृति किस चट्टान का भाग है, ठीक है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान का भाग है। तो जो रांची का पठार रहेगा वो धारवाड़ क्रम की चट्टान का भाग रहेगा, इसकी धारवाड़ क्रम, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है इसमें ऊपरी भाग में। और हजारीबाग के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना क्रम। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में जो बातें हैं वो आपको आगे वाली क्लासों में देखने को मिलेंगी, जब हम इसमें डिस्कस सारे पार्ट में और डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बताया मैंने, गोंडवाना क्रम की, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, जब चट्टानों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो रॉक का चैप्टर लेके आएंगे ज्योग्राफी में, उसमें हम इसमें ज़्यादा डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखें, दक्षिण कि रांची के दक्षिणतम भाग में डालमा पोरहट श्रेणी है, सारी पॉइंट भी और हैं
इसमें काफ़ी पॉइंट है, लेकिन उसमें आपको जो है दिमाग में नहीं लगाना है। लेकिन बस इतना याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन कौन सा आता है। कोडरमा की चट्टानें गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, और रांची का पठार जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, रांची का पठार। इसको दिमाग में आपको बस रखना है, क्योंकि ये जब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको जो है रखना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं अफवाह तंत्र की बात करूँगा। तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे भी आर्य या अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र है, यहाँ पे भी आर्य अफवाह तंत्र है। आर्य, आर्य को अपकेंद्रीय बोलते हैं। अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसी में भी नदियाँ बाहर की ओर जा रही हैं, चारों दिशाओं में जा रही हैं, तो आर्य अफवाह तंत्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पठार के उत्तर की ओर अजय, चानन और उत्तरी कोयल, पूर्व में दामोदर, दक्षिण में स्वर्ण रेखा नदी है, कसाई एवं ब्राह्मी नदी प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पॉइंट जो है स्वर्ण रेखा नदी आता है, कि स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी में एक हुंडरू जलप्रपात है, पूछता है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू, आपको जो दिमाग में रखा हुंडरू जल प्रपात, हुंडरू जल प्रपात। तो पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। इस बात को दिमाग में रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट को दिमाग में रखना है। यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से लाल पीली मृदा के प्रदेश हैं, इसमें कहीं कहीं पे लेटराइट मृदा है। लाल पीली मृदा का ये भी क्षेत्र है, लाल पीली मृदा का, लाल एंड पीली मृदा का प्रदेश है, लेकिन कहीं कहीं पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है, लेटेराइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रहता है बच्चे, यहाँ पे आपको किस प्रकार की यहाँ पे खेती होती है, ये भी दिमाग में आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी यहाँ पे वनस्पति। वर्षा जो होती है, मैं बात करूँगा अब यहाँ पे वर्षा की, जब बात करेंगे हम वर्षा, वर्षा के बारे में जानेंगे जब हम लोग, वर्षा के बारे में जब जानेंगे, तो वर्षा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है बच्चे, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों शाखाओं में, जब मैंने बताया था ना कि जब वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा हो गई, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। तो यहाँ पे जब वर्षा होती है तो ये क्या होती है, अरब सागर की नहीं, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है यहाँ पे वर्षा। हाँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे और ये बात है, जिन्होंने बताया कि दो शाखाओं में बढ़ गया, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से यहाँ पे वर्षा होती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब मैं मैप के द्वारा आपको दिखाऊंगा एक चीज़, अभी एक मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे वर्षा हुई, इधर से घूम के फिर यहाँ पे, तो दोनों तरफ से वर्षा यहाँ पे होती है। तो दोनों क्षेत्र यहाँ पे जो है, दोनों तरह से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं से यहाँ पे वर्षा होती है। इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। तो जो हम बात कर रहे थे बच्चे की, वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्षा के बारे में अगर बात करूँगा तो मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो कि कौन कौन सी शाखाओं से होती है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से, दोनों शाखाओं से यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे एक नेतरहाट हिल स्टेशन है, पूछता आता है कि नेतरहाट हिल स्टेशन कहाँ पर है, नेतरहाट, नेतरहाट हिल स्टेशन यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन पूछा जाता है। यहाँ पे वन कैसे पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक बच्चे, और यहाँ पे जो खनिज पाई जाती हैं, खनिजों की बात करूँगा अगर मैं, खनिज के बारे में जानेंगे, तो खनिज यहाँ पे कौन सी है, मैग्नीज, मैग्नीज, बॉक्साइट, बॉक्साइट और कोयला अभ्रक, कोयला और अभ्रक, यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, यूरेनियम भी पाया जाता है। ठीक है ना, कुछ पार्ट में यूरेनियम भी पाया जाता है। ठीक है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहते हैं। देखो खनिज, मैग्नीज पाया है, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, ठीक है, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम,
यहाँ पे लिख देता हूँ यूरेनियम, यूरेनियम। तो ये जो पूरा प्रदेश था इसको भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, रूढ़ या रूर प्रदेश। क्यों कहते हैं भारत का रूढ़ प्रदेश या रूर प्रदेश, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, संसाधनों से परिपूर्ण है। ठीक है ना, ये बात को दिमाग में भी आपको रखनी है। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण से भारत का रूढ़ प्रदेश या रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला, अपराइट जैसे खनिज मिलते हैं। लौह अयस्क भी मिलता है कहीं कहीं पर। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखने हैं। अब आगे वाली क्लास में अब पीपीटी के माध्यम से जानते हैं। इसके बाद में कल जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग जो है आगे के जो बचे हुए पठार है उनके बारे में भी ऐसे डिस्कस करेंगे, फिर पीपीटी के माध्यम से कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की पीपीटी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पीपीटी में मैंने जैसे बताया कि सारे पॉइंट आपको मिलेंगे देखने को। तो यहाँ पे वर्गीकरण की हम लोग बात कर ही चुके थे, कैसे क्या वर्गीकरण था। प्रमुख घाटियों के बारे में डिस्कस करते हैं, विशेषताओं के बारे में जानेंगे, और इसके जो पठार है मेजर प्लेट्यू उनके बारे में जानेंगे। तो परिचय की बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फीचर्स इस पीपीटी के माध्यम से। 3 ओर से जल से घिरा, यही बात हमने बताई। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या? अरब प्रायद्वीप। पूछा जाता है प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला, ये भी पूछा जाता है। अरब पेनिनसुला इसे एक होता है, ये अरब पेनिनसुला ये हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो ये भारतीय पेनिनसुला है, ये अरेबियन पेनिनसुला ये यहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला ये है, ये 3 ओर से जो जल से गिरा ना, ये इसे कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला ये। तो बच्चे इसको दिमाग में रखना है। ये क्या है, मैं गलती से बोला था, ये भारतीय पेनिनसुला है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा प्रायद्वीप है? अरब सागर, जो 3 ओर से जल से घिरा रहता है। भारतीय प्रायद्वीप में बात करेंगे हम लोग, इसकी त्रिकोण आकृति है, देखा आपने त्रिकोण आकृति है इसकी। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर, हमने बात किया, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। औसतन ऊंचाई 600 से 900 किलोमीटर, बात की। ढाल उत्तरी भाग उत्तर से पूर्व है, दक्षिणी भाग पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी बात आपको पता है, मैंने बताई है। नर्मदा नदी 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा विभाजन करती है इसका। तो नर्मदा नदी के द्वारा इसका जो है क्या होता था, विभाजन हो जाता है। ठीक है, 22.5 डिग्री द्वारा इसका विभाजन कर देती है। मतलब जब नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे करके, ये नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है, ये नर्मदा नदी जब ये गुजरी यहाँ से ये, तो इसका जो कर देती, विभाजन कर देती, 22.5 डिग्री पर विभाजन कर देती, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी भाग उत्तर से पूर्व की ओर है, उत्तर से पूर्व की ओर मतलब ये उत्तर से पूर्व की ओर हो गया, और दक्षिणी भाग हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये हो गया। ठीक है, मध्य उच्च भूमि ये मिडिल हाईलैंड ग्राउंड है, और दक्कन का पठार। 2 पॉइंट यहाँ पे है कि मिडिल हाईलैंड है और दक्कन का पठार। इसकी उत्पत्ति के बारे में, प्राचीन गोंडवाना भूमि का भूखंड है ये। ठीक है, अपवाह के दौरान ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ ड्यूरिंग द टेक्टोनिक मूवमेंट। चट्टानें कौन सी पाई जाती है? अग्नेय और उपांत्य चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, अग्नेय और उपांत्य चट्टानें मिलती हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक राख मिलती हैं। यहाँ पे कौन कौन से पठार हैं? दक्कन का पठार मैंने बात करी थी, जो कि दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन मतलब फिसर वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। तनाव मूलक अंतर्जात बल से नर्मदा भ्रंश घाटी, 2 घाटियों के बीच में मतलब नदी बहती है तो उसे नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। नदी अवसादों के संपीड़न से मतलब कंप्रेशन ऑफ रिवर सेडिमेंट, जो रिवर का सेडिमेंट आया उससे जब संपीड़न फोर्स लगा मतलब कंप्रेशन फोर्स लगा, उससे गोंडवाना कोयला पट्टी मिलती है। और गोंडवाना लैंड से विखंडन, पश्चिमी घाट। तो जो फ्रेगमेंटेशन मिलता है फ्रॉम द गोंडवाना लैंड का फ्रेगमेंटेशन विखंडन है, उससे क्या बना है? पश्चिमी घाट बना है। ठीक है ना, ये भी आपको दिमाग में रखनी है। तो ये पॉइंट क्या है? दक्कन का पठार, जो कि डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? फिसर वोल्केनिक इरप्शन से। वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था और ये जो है लावा ऊपर जाके ऐसे से बैठता जा रहा था, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। यहाँ पे लावा ऐसे करके आएगा, पठारी भाग यहाँ पे जो है लावा मैग्मा जब ऊपर आ जाएगा लावा बन जाएगा, और ये जहाँ पे जमता जाएगा और पठार का निर्माण हो, तभी यहाँ पे ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दरारी उद्भेदन से द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए बेसाल्ट अग्नेय चट्टान काली मिट्टी मिलती है। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान और काली मिट्टी यहाँ पे मिलती है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ भी बनी हुई थी इसमें, जैसे कि पठार बने, पठारों का पठार इसे कहा जाता है। ठीक है, दर्रे बने, भ्रंश बने, बीहड़ बने, इंट्रेंस्ड बने,
पर्वत बने, इससे बने, किससे बने, ये दरारी उद्भेदन के द्वारा, फिशर वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, ठीक है। ये मैग्मा है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटेशन रॉक हो गई, सेडिमेंट हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, सारे रॉक के बारे में दिखाए गए हैं। भूकंप व ज्वालामुखी की दृष्टि से शांत क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आता है, शांत क्षेत्र। पहले जब पृथ्वी आग का गोला थी तब यहाँ पे भूकंपी क्रियाएं हुई थी, लेकिन तब से अभी तक नहीं हुई है। आज अगर देखा जाए तो भूकंप और ज्वालामुखी का ये शांत क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी भूकंप नहीं आते हैं, ये बहुत पीसफुल एरिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वर्गीकरण की। यहाँ प्रमुख पठार देखने को मिलेंगे, प्रमुख पर्वत। तो प्रमुख पठारों में दक्कन का पठार, रायलसीमा का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बघेलखंड, हजारीबाग, दंडकारण्य, मेघालय, रीवा, पन्ना का पठार। पहाड़ियाँ कौन सी, माउंटेन कौन सी मिलेंगे, अरावली रेंज, विंध्याचल, सतपूर्णा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिर, फॉल, गारो खासी, जयंतिया और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये तुमको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूँगा यहाँ पे, तो कौन कौन से, जो जो हाईलैंड है, मिडिल हाईलैंड उच्च भूमि में मध्य का पठार आता है और पूर्वी का पठार आता है। मध्य के पठार में आएंगे ये पठार मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार, और पूर्वी के पठार में छोटा नागपुर का पठार। हमने ये बात डिस्कस करी, हमने इसके बारे में डिस्कस करी, अभी बात की नहीं करी है। छोटा नागपुर पठार, मेघालय के पठार में जान चुके हैं हम लोग। दंडकारण्य, बघेलखंड का पठार हम लोग कल जानेंगे, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी अभी। अब दक्कन के पठार के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे उच्च भूमि, काठियावाड़ का पठार और दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का और रायलसीमा का पठार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है, इन पठारों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अभी जो पढ़े हैं। तो ये इस पिक्चर के माध्यम से आप एक बार देख लीजिएगा कि ये बघेलखंड का पठार हो गया, ठीक है, प्लेटू ये बुंदेलखंड का हो गया, ये बुंदेलखंड का हो गया, ये क्या हो गया, मालवा का पठार हो गया, ये मारवाड़ का हो गया। अभी हम लोग पिक्चर में ऐसा डेक्कन ट्रैप हो गया, डेक्कन ट्रैप है ये, डेक्कन ट्रैप है ये भी याद रखिए, डेक्कन ट्रैप। तेलंगाना प्लेटू, दंडकारण्य, छोटा नागपुर हमें बात कर रहे थे इसी दंडकारण्य, गंगा नदी है पूरा। शिलोंग प्लेटू मतलब जो मेघालय के पठार के बारे में बात कर रहे थे ये, ठीक है, ये सारी चीज़ जान रहे थे हम लोग। कर्नाटक हो गया, हम लोग मैप के द्वारा भी इसको जाने थे, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हम लोग आज पॉइंट डिस्कस किए, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का, और सॉरी मेघालय के पठार के बारे में। नागपुर के पठार के बारे में बता रहे हैं, छोटा नागपुर के पठार के बारे में जानेंगे कि इसका मुख्य रूप से झारखंड में है, लेकिन बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। खनिज से समृद्ध होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। लौह अयस्क कोयला रानीगंज, धनबाद में मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। यूरेनियम के कहीं भंडार मिलते हैं, कहीं पे अभ्रक में मिलता है। नदियाँ यहाँ पे कौन सी, दामोदर नदी है और स्वर्णरेखा नदी में हुंटू जलप्रपात है, पूछा जाता है। दामोदर नदी में भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली के बीच में बहती है। दामोदर नदी महानदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पट्टी यहाँ पे क्या है, बेल्ट में होता है, ठीक है। दामोदर महानदी की बेल्ट में भ्रंश घाटी भी मिलती है, ठीक है। दामोदर नदी महानदी के बीच में भ्रंश घाटी, मतलब दामोदर नदी और भ्रंश घाटी के बीच में क्या है, ये यहाँ पे जो है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली है, ठीक है। तो ये पिक्चर में हमें डिस्कस कर ही चुके थे वाला। चट्टाने यहाँ पे कौन कौन सी है, मेघालय के बारे में डिस्कस करना है। चट्टाने ग्रेनाइट नीस चट्टाने हैं। जमशेदपुर यहाँ का पॉइंट बहुत है, स्टील सिटी, इसको जमशेदपुर को स्टील सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः आप देख ही चुके होंगे, झारखंड में मुख्यतः इसका जो है विस्तार है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्टील सिटी, जमशेदपुर स्टील सिटी है, याद रखिएगा। भारत का पिट्सबर्ग भी इसे कहा जाता है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग पूछता है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, जमशेदपुर सिटी, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं। भारत का स्टील सिटी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को बोलते हैं। जैन स्थल भी भारत के, जैन स्थल किसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। जैन पिलग्रिम सेंटर, यहीं पे पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। जैन तीर्थ स्थल जो कि पारसनाथ है, यहीं पर है, ठीक है। यहीं पे ही एक पॉइंट याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट है, ये यूएसएसआर की मदद से 1964 में बनाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। जमशेदपुर स्टील प्लांट तो है ही है, स्टील सिटी कहते हैं, पिट्सबर्ग भी कहते हैं इसे। और जैन तीर्थस्थल यहीं पर है, जो कि पारसनाथ की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, पारसनाथ का क्षेत्र है। अब मेघालय के पठार के बारे में बात करेंगे। मेघालय के पठार में हम लोग देखे थे, यहाँ पे चेरापूंजी, मानसिनराम, शिलोंग, जयंती, इसी पठार में गारो है। नोक्रेक सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, जयंतिया। खांसी में
चेरापूंजी है, शिलोंग सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे, खांसी में पड़ती, खांसी पहाड़ी में पड़ती है, मेघालय के पठार में इसका विस्तार है, देख सकते हैं आप। इसके बगल में मैंने बताया था राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि मालदा गैप, इसके बीच में मालदा गैप है, मालदा गैप की मैंने बात डिस्कस करी थी। और यहाँ पे कालिए ब्लॉन्ग का पठार, इधर साइड में कालिए ब्लॉन्ग का पठार है, इधर साइड में राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में है। कहाँ पे बच्चे, झारखंड में है, ठीक है। और इसके बीच में मालदा पठार है, मतलब कि मेघालय पठार और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में मालदा गैप है। गारो में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नोक्रेक है। खांसी में मानसिम राम, चेरापूंजी, शिलोंग का एरिया आता है। पूछ सकता है कि मानसिम राम, चेरापूंजी कहाँ पर हैं, तो कहाँ पे पहाड़ियाँ, तो ये खांसी पहाड़ियों पर पड़ती हैं। और जयंतियाँ अलग है, मतलब जयंतियाँ मतलब 3 जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय के पठार में पड़ती हैं। इनका विस्तार 35,000 वर्ग किलोमीटर पर है और इसकी जो ऊंचाई है 600 से 800 मीटर की ऊंचाई है। तो मैं अभी मेघालय के पठार और हम लोग जो है छोटा नागपुर के पठार के बारे में जान चुके हैं, सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हमने 1 बाय 1 सारे पॉइंट वहाँ पे भी देखे हैं, यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया आपको, पीपीटी के माध्यम से भी दिखा दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हमने जो भी पॉइंट बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक दिन में हम सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी हमको पढ़ने में या समझने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी जोश इसी उल्लास के साथ हम लोग कल की क्लास में फिर मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट 2 में, जब हम लोग बात करेंगे मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दंडकारण्य, रायलसीमा, सारे डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। बस यही है कि मन से वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो मन से लाइक करिए, ऊपरी मन से नहीं, लाइक करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको यहाँ अच्छा समझ में आ रहा है, आप दूसरे दोस्त को नहीं पता है तो उसको बताइए, इससे ये लगेगा कि आप उसको जो है बातें बता रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और आगे पढ़ते रहिए।